अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम शेक्सपियर की एक और प्ले पे बात करेंगे जिसका नाम है एज़ यू लाइक इट। तो इसके जितने भी की फैक्ट्स है, कैरेक्टर्स है, समरी है और पूरी की पूरी एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम की फैक्ट्स पे बात करते हैं कि इस प्ले का असल में मकसद क्या है, नाम वगैरह क्या है। इसका पूरा नाम जो है वो है एज़ यू लाइक इट, और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो टाइटल इसको मिला है ये क्यों मिला है। ये 1598 में या 1600 में लिखी गई है, और शेक्सपियर इंग्लैंड में थे जब उन्होंने ये प्ले लिखी थी। एलिज़ाबेथन एज जो था वो ख़त्म होने वाला था, जैकोबियन स्टार्ट होने वाला था, जेम्स द फर्स्ट का जो एरा था। और ये पब्लिश हुई थी 1623 में फर्स्ट फोलियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस देखे होंगे मेरे ड्रामास पे, तो उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस की है शेक्सपियर के बारे में। आप लोग इसको सर्च भी कर ले। फर्स्ट फोलियो एक पब्लिकेशन है शेक्सपियर का, जिसमें उसके सारे वर्क्स जो है वो पब्लिश हुए थे उसके मौत के 5-6 साल बाद। और ये जो एज चल रही थी ये रेनेसा एज थी। इसका जो जनरा है इस प्ले का वो कॉमेडी है, या आप इसको रोमांटिक कॉमेडी भी कह सकते हैं। इसमें रोमांस है और कॉमेडी दोनों इसमें मिक्सचर है। और इसकी जो सेटिंग है, सेटिंग से मुराद जिस इलाके के बारे में ये कहानी है वो फ्रांस है। और ये प्ले 5 एक्ट्स पे मुश्तमिल है। इस प्ले के अगर करेक्टर्स पे बात की जाए तो इसमें 5 या 6 मेन करेक्टर्स है, इसके अलावा माइनर करेक्टर्स है सारे के सारे। ऑर्लैंडो जो है वो इसका हीरो है और मेन करेक्टर है। इसके अलावा इसका एक बड़ा भाई है, ओलिवर नाम है उसका। इसके अलावा इन दोनों का एक छोटा भाई है, जैकस डी बॉयज़, जो कि प्ले के एंड में आ जाता है। और ऑर्लैंडो का एक सर्वेंट है जिसका नाम है एडम। अच्छा, इन लोगों के अलावा रोजलैंड है जो कि इस प्ले की हीरोइन है। उसके फादर है ड्यूक सीनियर, और ड्यूक सीनियर का एक मुलाजिम है, सर्वेंट, जिसका नाम जैकस है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जैकस डी बॉयज़ जो है, जैकस शॉर्टली आप उसे कह सकते हैं, वो ऑर्लैंडो का भाई भी था, और जैकस जो है वो ड्यूक सीनियर का एक नौकर भी है। इसके अलावा रोजलैंड की एक कज़न है, सीलिया नाम है उसका, और उसका जो फादर है ड्यूक फ्रेडरिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूक सीनियर और ड्यूक फ्रेडरिक जो है ये दोनों आपस में भाई है, लेकिन सीनियर जो है वो बड़ा भाई है और ड्यूक फ्रेडरिक वो छोटा भाई है। इसके अलावा चार्ल्स है इसमें, जो कि एक कोर्टली रेसलर है, फाइटिंग वगैरह करता है। और टच स्टोन है इसमें, जो कि सीलिया और रोजलैंड का सर्वेंट है। अच्छा, आप समरी की अगर बात करें तो कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि ऑर्लैंडो जो कि कहानी का हीरो है वो बातें कर रहा होता है एडम अपने नौकर के साथ, और शिकायत करता है ओलिवर उसके बड़े भाई के बारे में कि ओलिवर मुझे कुछ नहीं दे रहा, मुझे जायदाद से बेदखल कर रहा है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें हो रही थी। इस वक्त ओलिवर उस पे आ जाता है, और ओलिवर को भी वो अपने शिकवे सामने रख के बोलता है कि आप मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन बाद में बहुत सारे डिस्कशन के बाद ओलिवर उसे कहता है कि आपको हिस्सा ज़रूर मिलेगा, डोंट वरी। तो वो फिर ऑर्लैंडो और उसका नौकर एडम वहाँ से चले जाते हैं। इस वक्त ऑर्लैंडो जब चला जाता है तो चार्ल्स आ जाता है, और चार्ल्स जो है वो ओलिवर के साथ बात करने में मसरूफ़ हो जाता है। चार्ल्स, जो मैंने करेक्टर्स में कहा था कि ये एक फ़ाइटर था, रेसलर था, तो वो ड्यूक फ्रेडरिक के बारे में उसे कहता है कि ड्यूक फ्रेडरिक जो छोटा भाई है ड्यूक सीनियर का, वो अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को अपने जायदाद से बेदखल करता है, उसे फोर्सली निकाल देता है। लेकिन उसकी जो बेटी है रोजलैंड, वो जो है वो अपनी कज़न सीलिया के साथ और अपने अंकल ड्यूक फ्रेडरिक के साथ रहती है, वो उसे नहीं निकालते। तो ड्यूक फ्रेडरिक जो था वो अपने साथियों को लेके किसी जंगल में चला जाता है। और इस बातों के होने के बाद जो है चार्ल्स जो फाइटर था वो ओलिवर को ये भी कहता है कि आपका जो भाई है ऑर्लैंडो, आपसे छोटा भाई, उन्होंने मुझे चैलेंज दिया है कि कल हम फाइट करेंगे, तो आप उसे समझाए कि मुझसे फ़ाइट ना करे, क्योंकि उसको उसके मौत का ख़तरा है इस चीज़ से। तो इस चीज़ को जहन में रख के इससे एक फ़ायदा उठाने वाली बात थी ओलिवियर के लिए, क्योंकि ओलिवियर नहीं चाहते थे कि उसका भाई ज़िंदा रहे और वो उससे जायदाद में हिस्सा दे। तो उसने चार्ल्स को और भी भड़काया और उसे कहा कि मैंने उसे समझाया आपके आने से पहले कि इस तरह ना करो, लेकिन वो और भी गुस्सा हुआ और कहने लगा कि मैं चार्ल्स को छोड़ूंगा नहीं। तो चार्ल्स इससे और गुस्सा हुआ, और अ काइंड ऑफ मोटिवेशन भी उसे मिली कि अब तो मैं उसे ज़रूर मारूंगा।
और ये एक फ़ायदे की बात थी ओलिवर के लिए। वो चाहता था कि उसका भाई मरे और हिस्सा उसे ना मांगे और हिस्सा उसके पास ही रह जाए। अच्छा, दूसरी साइड पे सीलिया, जिस तरह मैंने पहले कहा, और उसकी कज़न रोज़लैंड जो है वो सीलिया के घर में थी। उसके फादर को तो निकाल दिया गया था। तो वो बात कर रहे थे और सीलिया उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि आपके फ़ादर मेरे फ़ादर जैसे है और मैं उसके लिए बहुत फ़ील कर रही हूँ। आपको नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ मेरे साथ रहेंगी, मैं आपके साथ हूँ। तो इस वक्त उसका एक नौकर है, टच स्टोन उसका नाम है, इस दोनों का, सीलिया और रोज़लैंड का। वो उसके साथ आ जाता है, इंटरप्शन करता है। और इन लोगों के कुछ देर बात करने के बाद उसका एक और बंदा नौकर आ जाता है, मौसूली बेन नाम है उसका, माइनर करेक्टर्स में से है। वो उसको फ़ाइट्स के बारे में, जो फ़ाइट हो रही थी कल या परसों, उसके बारे में बता देता है कि ऑरलैंडो जो है वो फ़ाइट का चैलेंज दे चुका है चार्ल्स को। तो वो फिर रोज़लैंड जो है वो बहुत फ़ील करती है और सीलिया और लिंडो के लिए कि ये तो एक छोटा सा लड़का है, बच्चा है अभी, और चार्ल्स जो है वो तो एक बड़ा फाइटर है, वो उसे कैसे फाइट कर सकेगा। तो वो दोनों फिर ओरलैंडो को मना करते हैं, स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिफ्यूज़ करता है, वो बात नहीं मानता। और जब मुकाबला हो जाता है तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये मुकाबला उसके हक़ में हो जाता है और लिंडो जो है वो उसे बीट करता है, वो मुकाबला जीत लेता है। इसके बाद ऐसा हो जाता है कि रोज़लैंड पे उसका अंकल जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो गुस्सा हो जाता है और वो उसे निकालने की धमकी देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और अगर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, मार दूंगा। तो वो उसके बाद सीलिया जो है वो उसे हौसला देती है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। और इसके बाद टचस्टोन जो उन दोनों का नौकर था, सर्वेंट था, वो भी उनके पास साथ चला जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि ये दोनों जो है वो अपने हुलिये में, अपने कपड़ों और स्टाइल में नहीं जा सकती थी क्योंकि नौजवान थी और अमीर भी थी। तो इसलिए उन दोनों ने डिस्गाइज़ किया अपने आप को। जो सीलिया थी वो एक शेफर्डेस बन गई, एक चरवाहा जो फीमेल होती है वो बन गई। और ये जो रोज़लैंड थी वो गिनी मेड बन गई, एक नौजवान आदमी बन गई। और टचस्टोन जो था वो अपने ही हुलिये में था। कुछ देर बाद जब ड्यूक को पता चल जाता है, फ्रेडरिक को, कि मेरी बेटी सीलिया भी उसके साथ गई है, वो तीनों तो जंगल में निकल गए थे ड्यूक सीनियर को देखने के लिए और उसके साथ रहने या मिलने के लिए। तो फ्रेडरिक को जब जब पता चला कि उसकी बेटी सीलिया भी उनके साथ गई है तो वो ऑरलैंडो को पकड़ने के लिए ओलिवर के पास गया, क्योंकि वो समझ रहा था, उसे पता था कि ये दोनों जो है ये कुछ राब्ते में है और रिलेशन में है ऑरलैंडो जो हीरो है उसके साथ, क्योंकि रोज़लैंड को मोहब्बत हो गई थी, पसंद आ गए थे उसको ऑरलैंडो। तो ओलिवर को जब फ्रेडरिक ने धमकी दी कि आपके भाई का इस तरह कोई रिलेशन है मेरी बेटी और भतीजी के साथ, तो ओलिवर उस पर बहुत गुस्सा हुए। और फ्रेडरिक के जाने के बाद जब ऑरलैंडो वहाँ आ रहे थे अपने घर, तो उसके नौकर ने, एडम ने, उसे कहा कि ओलिवर आपका अंदर इंतज़ार कर रहा है और बहुत गुस्से में है और आपको बहुत मारेगा। तो इसलिए एडम जो है वो उसे जंगल में जाने का मशवरा देते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। जंगल में ऑन द अदर हैंड रोज़लैंड, सीलिया और उसका जो नौकर टचस्टोन था वो अपने लिए एक कॉटेज ख़रीदती है, फ्लॉक एक ग्रुप ख़रीदता है जिसे हम बेड़िया कहते हैं, और एक पास्चोर जिसे हम वेली वादी वगैरह ये सारी चीज़ें अपने लिए ख़रीदते हैं वहाँ रहने के लिए। तो ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो उसके बाद भी ओलिवर को ऑर्डर देता है कि आपके पास 1 साल का टाइम है, आप ऑरलैंडो को मेरे सामने लेके आए। और जब ओलिवर वहाँ चला जाता है जंगल में तो एक लायनेस उस पर हमला कर देती है मारने की। तो ऑरलैंडो उसको, उसकी मदद करता है अपनी जान पे खेल के और उसे बचाता है उस शेरनी से। तो ये सब कुछ देखते हुए ओलिवर के दिल में भी उसके लिए प्यार जाग जाता है ब्रदरली, कि मैं क्या सोच रहा था और ये क्या निकला। उसके बाद वो उसके साइड लेना शुरू कर देता है और ऑरलैंडो को जो है वो मोहब्बत हो गई होती है रोज़लैंड के साथ। लेकिन रोज़लैंड जो है वो डिस्गाइज होती है, मर्द के कपड़ों में इधर उधर घूमती फिरती है, तो उसे पता नहीं चलता और वो फिर पोएम्स लिखना शुरू कर देती है और पेड़ पौधों पे वो लिखता है ये सारी चीज़ें। जब रोज़लैंड और सीलिया ये सारी चीज़ें देखती है तो वो उसे पूछती है और वो उसे फिर कन्फेस करता है कि मुझे एक लड़की रोज़लैंड से मोहब्बत हो गई थी।
ये दोनों इसी तरह डिस्गाइज हो गए थे जिस तरह मैंने 12th नाइट में कहा था, ओलिविया और वियोला की जो कहानी थी जिसमें वो वियोला डिस्गाइज हुई थी और कंफ्यूज किया था बहुत सारे करेक्टर्स को। अच्छा, इसके साथ साथ जो ओलिवर होता है वो जब फर्स्ट टाइम सीलिया को देखता है जो रोजलैंड की कज़न थी, उसको भी लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और वो फिर ऑरलैंडो को कह देता है कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। ऑरलैंडो जो है वो रोजलैंड को कहता है, रोजलैंड जो है वो ऑरलैंडो को कहती है कि मैं आपकी हेल्प करूँगी और कल जो है जो भी अच्छा होगा उन दोनों की शादी या जितने भी लव अफेयर्स है उन सब की शादी मैं कराऊंगी नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे जब आ जाता है तो जैक्वेस डिबॉयज़ जो है, जो ऑरलैंडो और ओलिवर का सबसे छोटा भाई था, वो आ जाता है और ये बात लेके आता है, ये ख़बर लेके आता है कि ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो अपनी आर्मी के साथ इधर आ रहा है और ड्यूक सीनियर को वो मारेगा और हम सब को वो ख़त्म करना चाहता है। इस वक्त एक सेंट होता है, एक जिसे हम पीर कहते हैं, वो आ जाता है और वो सीनियर और फ्रेडरिक दोनों उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, ड्यूक सीनियर बड़ा भाई और ड्यूक फ्रेडरिक। और उसके बाद फ्रेडरिक जो है वो वापस चला जाता है लड़ाई छोड़ के, वो माफ़ी भी मांगता है अपने बड़े भाई से और फिर उसे हिस्सा भी दे देता है। और इसी दिन 3 शादियां हो जाती है नौकरों का, हो 4 शादियां, बल्कि 2 शादियां नौकरों में होती है, एक ऑरलैंडो और रोजलैंड की होती है और दूसरी शादी ओलिवर और उसकी जो लव एट फर्स्ट साइट वाली महबूबा है सीलिया, उसके साथ उन दोनों की शादी हो जाती है। तो मैरिजेज होने के बाद प्ले के एंड में एक एपिलॉग होता है। अच्छा, इस प्ले के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे अगर बात की जाए तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये प्ले जो है ये एलिज़ाबेथन एरा के एंड में लिखी गई है और स्टेज पे परफॉर्म भी हुई थी। और उस ज़माने में वुमेन राइट्स का इतना कुछ हाल नहीं था, लोग उसके बारे में नहीं सोचते थे जिस तरह कॉमनली वुमेन को समझा जाता था फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ हिस्ट्री, उसी तरह बिहेवियर था सब कौतों के साथ। और इसलिए इसका जो टाइटल है वो भी एज यू लाइक इट रखा गया है। इसमें 2-3 बातें थी वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इस प्ले के अगर रिलेशन की बात करें दूसरी चीज़ों के साथ या दूसरे बुक्स के साथ, तो इसमें तो पहले पास्टोरलिज्म है। पास्टोरल जो लाइफ होती है जो कि जिसमें भेड़िया शेफर्ड और ये सारे लोग होते हैं, वैलीज़ होती है, पहाड़ें होती है, तो इन चीज़ों का हवाला दिया गया है, शेक्सपियर ने इसका हवाला दिया है। और दूसरी बात ये, जो शेक्सपियर थे उस प्ले के लिए इंस्पायर हो गए थे ग्रीक लिटरेचर से, तो इसका जो रिलेशन है ग्रीक लिटरेचर के साथ भी है। ग्रीक लिटरेचर में अगर आप लोग जाए तो उधर अर्बन के मुकाबले में रूरल एरियाज़ और इन चीज़ों पे चीज़ें लिखना और पोइम्स लिखना, ड्रामाज लिखना बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसके इंस्पिरेशन से उसने यहाँ ये ड्रामा लिखा। एक और फेमस वर्क है एक फ्रेंच राइटर का, थॉमस लॉज, जिन्होंने 1590 में एक प्ले लिखी थी, रोजलैंड यूफेस गोल्डन लेगेसी, प्रोनाउंसिएशन शायद मेरी गलत हो या सही। तो ये एक वर्क था उनका प्रोस टाइप का। उन्होंने जब ये लिखा तो उसमें जितने भी करेक्टर्स हैं, जिस तरह मैंने समरी में कहे और करेक्टर लिस्ट में ये इज़ यू लाइक प्ले में, सारे के सारे उसी वर्क से लिए गए हैं। और उसका जो नाम है, आप उस पे ज़रा आप उस नाम पे ज़रा सोचे, रोजलैंड गोल्डन लेक। तो रोजलैंड जो नाम है वो भी उधर से लिया गया है। उसके जो करेक्टर्स है, कुछ ही करेक्टर्स है, 3 ऐसे करेक्टर है जो उसमें नहीं थे उस लिटरेरी पीस में और इस प्ले में है एज यू लाइक इट में। तो जैक्वस जो है वो उसमें नहीं था, जो नौकर था, और टचस्टोन जो है वो भी एक नौकर था, वो उधर नहीं है, और एड्रे वो भी एक नौकर थी जो उधर नहीं थी और इस प्ले में है। अब टाइटल की अगर बात करें कि एज यू लाइक इट जो टाइटल है वो किस लिए शेक्सपियर ने इसे दिया है, क्योंकि ये एक मुनासिब टाइटल नहीं है किसी भी लिटरेरी पीस के लिए, या अगर होता भी तो इसमें कुछ मशवरा वगैरह होता लोगों के लिए। ये जो है ये एपिस्टल डायरेक्टरी टू द जेंटलमैन रीडर्स जो कि थॉमस लॉज ने लिखा है, उसी राइटर ने। तो ये एक वर्क था उसका और उसमें उन्होंने एक जुमला लिखा है, इफ़ यू लाइक इट। तो इस जुमले से शायद क्रिटिक्स कहते हैं कि शायद इस जुमले से मुतासिर होकर शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट नाम रखा है इस प्ले का। और इसमें एक और फ़िलासफ़ी ये भी है कि जिस तरह मैंने वुमेन राइट्स के बारे में कहा, तो उसमें जो है वुमेन को फर्स्ट टाइम मोहब्बत हो गई थी और दे टॉक्ड अबाउट इट इंडिपेंडेंटली। तो पोस्टोर लाइफ थी उसमें, इंडिपेंडेंट लाइफ थी उसमें,
तो इसलिए भी शेक्सपियर ने ऑडियंस को भी ये बात छोड़ी है कि जो भी टाइटल आप लोगों को पसंद आए या जो भी आप लोग सोचे इस प्ले के बारे में आप सोच सकते हैं। शेक्सपियर के इस प्ले में भी हमें पर्सनालिटी डिस्गाइज मिलता है। रोजलिंड और सीलिया ने अपने आप को डिस्गाइज किया था क्योंकि वो नौजवान थी, खूबसूरत थी और अमीर थी। तो इसलिए उन दोनों को ये ख़तरा फ़ील हुआ कि अगर वो घर से बाहर जाएंगी अपने हुलिया में तो उनको कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उन दोनों ने, रोजलिंड ने एक गिनीमेड बनाया अपने आप से, गिनीमेड नाम का एक नौजवान आदमी, और सीलिया जो है उन्होंने एलिना अपने आप से, जो कि कॉमन शेफर्डिस थी, उन्होंने वो अपने आप से बनाया। और टच स्टोन जो था वो तो वैसे भी आदमी था, उन दोनों का नौकर था। डिस्गाइज का एलिमेंट जो है वो शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज में है। जिस तरह मैंने द मर्चेंट ऑफ वीनस के बारे में कहा था, पोर्शिया जो है उन्होंने एक वकील बनाया था अपने आप से आदमी। जिस तरह 12th नाइट में वियोला है वो एक आदमी बनी थी। तो इस प्ले में भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इस प्ले के एंड में एपिलॉग है, और रोजलैंड जो है वो प्ले के एंड में सारे के सारे करेक्टर्स के बारे में बात करती है। और करेक्टर्स के अलावा वो ये भी कहती है, स्टेज के नीचे जो वमेन होती है उन सब को मुखातिब करके कहती है कि जितना आप लोग इस प्ले के बारे में हंसे हैं इस प्ले पे, उतना ही आप इस प्ले को पसंद करें या लाइक करें। तो अगर बात की जाए, हम बात करें प्रोलॉग की और एपिलॉग की, तो प्रोलॉग जो होता है वो किसी भी लिटरेरी पीस के स्टार्ट में अगर आप किसी चीज़ के बारे में कहते हो, कोई मशवरा हो, उसमें कोई इंट्रोडक्शन वगैरह हो, तो ये जो है प्रोलॉग में आता है। या अगर आप कोई पोएम लिख रहे हो और इस उस पोएम को कोई हवाला दे रहे हो किसी दूसरे पोएम का, किसी लाइन का, किसी भी चीज़ का, किसी भी लिटरेरी फेमस लाइन का, तो वो जो है वो प्रोलॉग होता है। लेकिन एंड में, लिटरेरी पीस के एंड में जो चीज़ हो जाती है, वो बाद में जो लाइफ होती है, जो भी मशवरे चीज़ें हो जाती है उस प्ले के या पोएम के ख़त्म होने के बाद, तो उसे हम एपिलॉग कहते हैं। इन चीज़ों के अलावा इस प्ले में लव एट फर्स्ट साइट है, और ये इसका एक थीम भी है, रोमांटिक लव। आगे हम डिस्कस करेंगे इसे। तो लव एट फर्स्ट साइट जो है वो ओलिवर को हुई थी सीलिया के साथ, और ओलिवर ने फिर ऑरलैंडो को कहा था, ऑरलैंडो ने फिर रोजलैंड को कहा था। तो ये सारी बात वहाँ से हुई और रोजलैंड ने फिर सीलिया और ओलिवर की शादी भी कर दी। तो ये लव एट फर्स्ट साइट है इस प्ले में। किसी दूसरे प्ले में रेनेसां एज में या उससे पहले ये चीज़ नहीं चिड़ी गई है। इन सब चीज़ों के अलावा इस प्ले में एक और फेमस चीज़ है जिसे आप पोएम भी कह सकते हैं, या फिर जैक्वस जो नौकर था ड्यूक सीनियर का, उन्होंने ये मोनोलॉग में कहा था, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, कि दुनिया जो है ये एक स्टेज है। और ये 7 एजेस को एक्सप्लोर करती है इंसान के। शेक्सपियर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि इंसान जो होता है, मर्द या औरत, वो 7 स्टेजेस से गुज़रता है ज़िंदगी में। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और आप लोग ज़रूरी से पढ़िए। इन सब चीज़ों के एंड में हम थीम्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो थीम है वो डिसेप्शन एंड डिस्गाइज है। डिसेप्शन का मतलब है धोखा देना। तो इस प्ले में ओलिवर ने अपने भाई को धोखा दिया था, और ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने बड़े ड्यूक सीनियर अपने भाई को धोखा दिया था। इसमें डिस्गाइज इसलिए है कि रोजलैंड ने और सीलिया ने अपने आप को चेंज किया था, डिस्गाइज किया था। एक मर्द बनी थी और एक जो है वो एक शेफर्डेस आम सी चरवाहा बनी थी। दूसरा जो थीम है वो रोमांटिक लव है, और रोमांटिक लव जो है 2-3 ऐसे अफेयर्स इसमें थे जो स्टार्ट से कुछ हुए थे, कुछ प्ले के एंड मिडल में स्टार्ट हुए थे, और एंड में जो है 4 शादियाँ इसमें हो गई। तो ये जो लव अफेयर था। और दूसरी बात यह कि एलिज़ाबेथन एज में या उन एजेस एरा में लोग मोहब्बत को बहुत कम दर्जा देते थे, उसे एक बेवकूफ़ाना हरकत समझते थे। तो इसलिए भी शेक्सपियर के प्लेज़ में ये चीज़, और स्पेशली इसमें, बहुत वैल्यू दी गई है इसको। जिस तरह लिटरेरी पीसेस हमें पता है कि माशरे में तब्दीलियाँ आ सकती है, तो वो भी कोशिश कर रहा है काइंड ऑफ के लोगों का कंसेप्ट इस चीज़ के बारे में चेंज हो जाए। अच्छा, तीसरा जो थीम है वो कंट्री वर्सेस सिटी है, मतलब अर्बन और रूरल एरिया है या लाइफ है। तो सिटीज़ में जिस तरह लोग रहते हैं, जिस तरह वो पहले ड्यूक्स रहा करते थे, उसके बाद जब ड्यूक सीनियर को निकाल दिया गया तो वो रूरल एरिया में, जंगलों में चला गया, पहाड़ों में। उसकी फिर बेटियां भी उसके पीछे चले गई, फिर ओलिवर अपने भाई ऑरलैंडो के पीछे चला गया। तो ये कहानी जो है स्टार्ट में सिटी से शुरू हो जाती है और एंड जो है अख्ताम इसका रूरल एरिया में हो जाता है।
और सबसे लास्ट जो फोर्थ थीम है वो लव एंड रिवलरी बिटवीन रिलेटिव्स है, मोहब्बत रिश्तेदारों के दरमियान या रिश्तों में, और रिवलरी जो नफ़रत है या आप उसे रकीबाना हरकत जो है, नफ़रत है एक दूसरे से, तो ये चीज़ भी इसमें मेंशन की गई है। तो पहले जो थी नफ़रत थी दोनों ग्रुप्स ऑफ ब्रदर्स के दरमियान। ड्यूक सीनियर जो है उसे अपने छोटे भाई ड्यूक फ्रेडरिक ने निकाला था, और ओलिवर ने अपने छोटे भाई ऑरलैंडो को निकाला था, ऑरलैंडो को निकाला था। तो ये जो है ये लव एंड रिवलरी बिटवीन रिलेटिव्स है। अच्छा, सीलिया और उसकी जो कज़न है रोजलैंड, उन दोनों के दरमियान स्टिल मोहब्बत थी, इवन दो उनके फादर्स जो थे एक दूसरे से काइंड ऑफ नफ़रत करते थे, या एक करता था या दोनों करते थे, और घर से भी निकाला था। और सीलिया और इसके दरमियान जो रोजलैंड है इनके दरमियान मोहब्बत थी। तो ये इस प्ले के थीम्स है। सो आई होप कि एज यू लाइक इट प्ले की समझ अच्छे से आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। कोई और ऐसी प्ले हो जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में मुझे बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।